28 जून 1914 बोस्निया में रहने वाला महज 19 साल का एक लड़का जिसने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस और उनकी वाइफ की गोली मारकर हत्या कर दी। इसकी वजह से पूरी दुनिया में जंग छिड़ गई। लगभग 4 सालों तक चलने वाले इस जंग ने पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख दी। इसके डेमोस्ट्रेशन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस जंग में मरने वालों की कुल संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी। वहीं करीब 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए। इस जंग ने पूरी दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 1 की, जिसे अ वॉर टू एंड ऑल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। शुरुआत में लोगों का ऐसा मानना था कि आने वाले कई दशकों तक ऐसी जंग दोबारा नहीं होने वाली है। लेकिन जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इसका नाम बदलकर वर्ल्ड वॉर 1 रख दिया गया। आखिर वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज थी एंड हु इज टू बी ब्लेम्ड फॉर स्टार्टिंग वर्ल्ड वॉर 1, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। January 1916, the second winter of the war. 140,000 men were assembling for the attack. Entire villages behind the lines were evacuated to make room for them. वॉर से पहले यूरोप का मैप कुछ इस तरह से दिखता था। इसके मिडिल में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, जो आगे चलकर ऑस्ट्रिया और हंगरी में डिवाइड हो गया। इसके राइट में ऑटोमन एम्पायर था, जो मॉडर्न डे टर्की है, और इसके ऊपर की तरफ रशियन एम्पायर था, और इसके राइट में जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जैसे देश थे। इनके अलावा अल्बेनिया, सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया जैसे देश भी थे, जो बाल्कन कंट्रीज के नाम से जाने जाते थे। 19th सेंचुरी के एंड में वेस्टर्न नेशन सिविलाइजेशन के रेस में सबसे आगे थे। नए नए इन्वेंशन जन्म ले रहे थे, जैसे टैंक्स, मशीन गन्स, एयर कार्ड्स एंड नेवल शिप्स, जो पूरी यूरोप को मिलिटराइज कर रही थी। इसी बीच कंट्रीज के आपस में ट्रीटी साइन हो रहे थे, जिसके अकॉर्डिंग अगर एक कंट्री पर हमला होगा तो दूसरी कंट्री उसकी हेल्प करेगी। इन अलायंसेस ने पूरी यूरोप को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसमें पहला था अलाइड पावर, जिसमें रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ था सेंट्रल पावर, जिसमें ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर शामिल थे। इस वॉर के शुरू होने के मेनली 4 रीजन थे, जिसमें पहला रीजन था अलायंस सिस्टम। 19th सेंचुरी में कंट्रीज ने आपस में अलायंसेस बनाए, जैसे 1882 में ट्रिपल अलायंस बनाया गया, जिसके मेंबर ऑफ कंट्रीज थे ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर। ठीक उसी तरह 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑन्टेंट कोर्डियल के नाम से एक अलायंस बनाया, जो 1907 में ट्रिपल एंटेड कोर्डियल में कन्वर्ट हो गया, आफ्टर इंक्लूडिंग रसिया। इसका सेकेंड रीजन था मिलिट्रिज्म। आपस में आर्म्स रेस, मशीन गन्स, टैंक्स, नेवल शिप्स पूरी यूरोप को मिलिटराइज कर रही थी। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज जिनके पास फैक्ट्रियाँ थी, जैसे ब्रिटेन और जर्मनी, वो इन मिलिट्री इक्विपमेंट का प्रोडक्शन कर रहे थे, और बाकी कंट्रीज इसे इंपोर्ट कर रहे थे। कुल मिलाकर उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा वेपन्स और मिलिट्री होगी, वो पूरी दुनिया पर राज करेगी। इसका थर्ड रीजन था नेशनलिज्म। उस वक्त यूरोप में नेशनलिज्म का वेव अपने पीक पर था। इंडिपेंडेंट नेशंस आज़ादी से पहले की लड़ाई को ग्लोरी ऑफ वॉर का नाम दे रहे थे। वॉर को इस तरह से ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि मानो ये बस आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो फिर आज़ादी मिलनी ही है। इसका फोर्थ और सबसे मेन रीजन था इंपीरियलिज्म। उस वक्त सभी कंट्रीज अपनी अपनी एरिया को एक्सपेंड करना चाहते थे। बात करें कर टेरिटरीज की, तो रोमानिया 1881 में, बुल्गारिया 1908 में और अल्बानिया 1912 में इंडिपेंडेंट डिक्लेयर हुए थे। और इसी को देखते हुए बोस्निया और हेजेगोविना जैसे देश भी आज़ाद होना चाहते थे। लगभग 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर ने बोस्निया और हेजेगोविना पर शासन किया था, लेकिन आज़ादी मिलने की जगह ऑस्ट्रिया ने उस पर कब्जा कर लिया। इसलिए वहाँ के लोगों में बड़ा गुस्सा था। साथ ही उनकी नेबरिंग कंट्री सर्बिया में भी लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि सर्बियन लोगों का बोस्नियन लोगों के साथ न सिर्फ जियोग्राफिकल कनेक्शन था, बल्कि एथनिक कनेक्शन भी था। और जब सर्बिया ने इस बात का विरोध किया, तो अब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन वो रसिया की वजह से चूक था। वहीं फ्रांस जर्मनी से अल्सास लॉरेन वाला एरिया वापस लेना चाहता था, जो फ्रांस ने लगभग 50 साल पहले एक ह्यूमिलेटिंग वॉर में हारा था। वहीं जर्मनी ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने रूल के अंदर रखना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ रसिया और ऑटोमन एम्पायर
स्टेट ऑफ डार्डलिन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, क्योंकि स्टेट ऑफ डार्डलिन एजेंसी और सी ऑफ मारवाना को कनेक्ट करती है। ये एक ऐसा गेटवे है जो मेडिटेरियन से सब होते हुए ब्लैक सी तक जाता है। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ट्रेड के नज़र से काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। उस वक्त सभी कंट्रीज अपनी अपनी कॉलोनीज को एक्सपेंड करना चाहते थे। उस वक्त अफ्रीका में कॉलोनाइजेशन की ऐसी रेस थी कि हिस्टोरियंस इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका। यह स्क्रैम्बल का मतलब है छीना झपटी, यानी छीना झपटी फॉर अफ्रीका। अफ्रीका उस वक्त ऐसी जगह थी जहां ज़्यादातर यूरोपियंस गए नहीं थे। अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्स का भंडार था और जानवरों से भी सस्ते स्लेब्स मिल जाते थे। साथ ही वहाँ के डायमंड माइंस इंपीरियल नेशंस की नज़र में आ गए थे, जिसकी वजह से मल्टीपल कंट्रीज का अफ्रीका में इंटरेस्ट होने लगा था और आपस में डिफरेंसेस भी आने लगे थे, जिसकी वजह से वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी थी। ये सारे रिजल्ट्स बारूद के ढेर की तरह सामने पड़े हुए थे, जिन्हें जरूरत थी तो सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारे की, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस और उनकी वाइफ के एसेसिनेशन के रूप में सामने आया। 28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस फ्रेंच फर्डिनांड और उनकी वाइफ सोफी बोस्निया में सफ़र कर रहे थे, और इस सफ़र के दौरान इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इनके एसेसिनेशन के पीछे हाथ था बोस्निया के रहने वाले गिवियालो प्रिंसिप का, जो ब्लैक हैंड नाम के ग्रुप का मेंबर था। उस वक्त ऑस्ट्रिया को ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे सर्बिया का हाथ है, क्योंकि ब्लैक हैंड ग्रुप सर्बिया बेस्ड था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया। साथ ही उसके सामने कुछ ऐसे ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए जो सर्बिया के लिए मानना इम्पॉसिबल था। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसका जर्मनी ने फुल सपोर्ट किया। मानो ब्लैंक चेक दे दिया हो कि तुम जाओ आगे से लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। सर्बिया को कमज़ोर पड़ता देख रसिया सर्बिया की मदद करने आया। वहीं ऑटोमन एम्पायर ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने लगा। इस बार फ्रांस भी पीछे नहीं रहता और वो पहुंचता है रसिया और सर्बिया की मदद करने। उस वक्त की एक इंटरेस्टिंग इमेज है जिसमें सर्बिया ऑस्ट्रिया से ये कह रहा है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पीछे खड़ा है रसिया, और रसिया को मार रहा है जर्मनी, क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया का फ्रेंड है। वहीं जर्मनी को मार रहा है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की ज़मीन पर भी तो जर्मनी ने कब्जा कर रखा था। इस तरह सभी कंट्रीज आपस में लड़ने लगे और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि इस वॉर के लिए ऑस्ट्रिया ही जिम्मेदार था, क्योंकि ऑस्ट्रिया ही ऐसी पहली एग्रेसिव कंट्री थी जिसने सर्बिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया था। वहीं कुछ लोग रसिया को ब्लेम करते हैं, क्योंकि रसिया ऐसी पहली कंट्री थी जिसने फुल मोबिलाइजेशन का ऑर्डर दिया था। काफ़ी हद तक जर्मनी को भी ब्लेम किया जाता है, क्योंकि जर्मनी ने यह क्लियर किया था कि तुम आगे से लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वहीं ब्रिटेन ने फ्रांस को फुल सपोर्ट किया। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वॉर के लिए किसी एक कंट्री को ब्लेम करना सही नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त सभी कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रहे थे। भले ये लड़ाई ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच शुरू हुई, लेकिन ये इतने बड़े स्केल पर डेवलप होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। साफ साफ देखा जाए तो इस वॉर का मेन एजेंडा ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को अपने कंट्रोल में रखना। कुल मिलाकर देखें तो वर्ल्ड वॉर 1 एक ऐसी घटना थी जिसका लॉन्ग टर्म नेगेटिव इम्पैक्ट आज भी कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।